Hello dear learners, in today's lecture I am going to discuss about the electrophoresis. आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस में पर्टिकुलरली जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि प्रिंसिपल, जेल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, पर्टिकुलरली इसमें हम एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और SDS पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताएंगे और साथ में जो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखते हैं कि अगर तो ये एक पार्ट में कवर हो जाता है तो इसको एक पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो लेंथी होगा तो इसके दो पार्ट में हम इसको डिस्कस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो वर्ड का बना हुआ है। एक वर्ड है इसमें इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है इसमें फोरेसिस। तो देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और फोरेसिस का मतलब क्या होता है? टू कैरी अक्रॉस। मतलब कि जो भी हमारे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं, चाहे उनके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, उन चार्ज मॉलिक्यूल को हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये किस तरह से मूवमेंट शो करते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में कवर किया ही जा रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि क्या होती है? सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल, और इसका पर्टिकुलर जो बेस होता है वो बेस होता है नेट चार्ज एंड मॉलिक्यूलर साइज। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस बेसिस पर हम सेपरेशन करते हैं, तो सेपरेशन का जो बेस आता है वो बेस है नेट चार्ज और साथ में मॉलिक्यूलर साइज। तो नेट चार्ज और मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करते हैं। आई होप इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको पता लगा होगा। इसी तरह से अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का लॉ क्या है, प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का लॉ या प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब कभी भी हम किसी चार्ज मॉलिक्यूल, मान लो कोई चार्ज मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। अगर हम इस चार्ज्ड मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, अगर हम इस चार्ज मॉलिक्यूल को क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, उस वक्त ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से जैसे कि हम इस पॉइंट को कैसे नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी एक चार्ज मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो कितना होगा? चार्ज ऑफ द पार्टिकल, और जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये उसके इक्विवेलेंट होगा। तो अभी तक सिर्फ इतना ध्यान रखो कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। इसी तरह से जैसे ही आप ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे ही आप एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ जब आप इसको सेपरेशन के लिए लगाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लेकिन ये जो फोर्स होती है ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट लगती है और इस अपोजिट लगने वाली फोर्स को आप क्या बोलते हो? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो ध्यान देना है आपने कि एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगेगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप ड्रैग फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बोलते हैं। इसी तरह से जैसा कि अभी हमने बताया
कि ये जो ड्रैग फोर्स होती है, जिसको कि हम एफ डी के तरफ से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये कितनी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और साथ में चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये जो भी ड्रैग फोर्स है ये चार्ज और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि जो भी मूवमेंट है, जो भी हमारा ड्रैग फोर्स है ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी हमारा ड्रैग फोर्स है ये ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा, और ये जो ड्रैग फोर्स होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो ड्रैग फोर्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और साथ में ये जो ड्रैग फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के। और जब कभी भी ड्रैग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाती हैं, जब कभी भी ड्रैग फोर्स और हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस वक्त हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूवमेंट शो करता है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मूवमेंट शो करता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ड्रैग फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो भी मूवमेंट हो रही है चार्ज मॉलिक्यूल की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ पर हम एक और कंसेप्ट ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज बाई मास रेशियो। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो चार्ज बाई मास रेशियो है, इस चार्ज बाई मास रेशियो के बेसिस पर भी हमें पता चलता है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसकी मूवमेंट फास्ट होगी कि मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। ध्यान रखें, अगर चार्ज बाई मास रेशियो ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट होगी, और अगर चार्ज बाई मास रेशियो कम होती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो स्लो होगी। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताऊँ, मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है जिसमें कि हमने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ जोड़ा हुआ है। अगर कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, वेव्स होते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका चार्ज बाई मास रेशियो बढ़ेगा, मीन्स ज़्यादा है। और अगर इसकी मूवमेंट सिर्फ यहाँ तक हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका चार्ज बाई मास रेशियो कैसा होगा, कम होगा। तो जितनी फास्टर मूवमेंट होगी उतना चार्ज बाई मास रेशियो ज़्यादा है, और अगर कम मूवमेंट हो रही है तो चार्ज बाई मास रेशियो की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनना है कि चार्ज बाई मास रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल की मूवमेंट के ऊपर। इसी तरह से जैसे कि हम अगर डीएनए की बात करते हैं, तो जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि जो भी हमारा डीएनए है, इस डीएनए के ऊपर जो चार्ज, नेट चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, अगर आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहीं पर बता दूं कि नेगेटिव चार्ज का रीज़न जो है वो इसके ऊपर बैठा हुआ फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट की वजह से डीएनए के ऊपर जो चार्ज चलता है वो कैसा चलता है, नेगेटिव चार्ज चलता है। और डीएनए की खासियत है कि डीएनए की होल लेंथ पर चार्ज बाई मास रेशियो कैसी होती है, सेम। चार्ज बाई मास रेशियो डीएनए की होल लेंथ पे कैसे होती है, सेम होती है। तो भाई अब हम डीएनए को किस बेस पर सेपरेट आउट करेंगे, तो डीएनए की जो सेपरेशन होती है वो डीएनए के फ्रेगमेंट के साइज के हिसाब से डीएनए के फ्रेगमेंट की सेपरेशन करवाई जाती है। क्यों, साइज के हिसाब से क्यों, क्योंकि भाई चार्ज बाई मास रेशियो होल डीएनए के लेंथ में कैसा होता है, सेम। तो अब हम चार्ज बाई मास रेशियो को तो कंसीडर नहीं कर सकते, हमें किसके ऊपर फोकस करना है, साइज के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जिस फ्रेगमेंट का साइज छोटा होगा वो सबसे दूर जाएगा, सबसे पहले जाएगा, और जिस फ्रेगमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा उसकी मूवमेंट कम होगी और वो कम दूरी तक ही मूवमेंट शो करेगा। तो प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ चार्ज बाई मास रेशियो और साइज
ऑन द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरह से जैसा कि प्रिंसिपल में हम डिस्कस कर ही रहे हैं आपको बार बार कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी किसी चार्ज मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक फोर्स को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। और अब आप ध्यान दो कि अगर मान लो इस मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो भाई कायदे से नेगेटिव चार्ज है तो ये किस तरफ मूवमेंट शो करेगा, ये एनोड की तरफ मूवमेंट शो करता है, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कैथोड हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेपरेट आउट करना चाहते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एनोड की तरफ अपनी मूवमेंट शो करेगा। ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होने पर ये कैथोड की तरफ अपनी मूवमेंट शो करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उसी तरह से ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपनी मूवमेंट शो करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि अगर हम कोई एम्फोलाइट की बात कर रहे हैं और वो जो एम्फोलाइट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक कंडीशन में कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, कैथोड की तरफ करेगा। अगर हम एल्केलाइन कंडीशन की बात कर रहे हैं और एल्केलाइन कंडीशन है तो भाई नेगेटिव चार्ज है तो किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ। क्या बोलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि मान लो आप एक एम्फोलाइट ले रहे हैं और उस एम्फोलाइट में एसिडिक कंडीशन और एल्केलाइन कंडीशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। एसिडिक कंडीशन का ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर एसिडिक होगा तो एसिडिक मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। एल्केलाइन मतलब कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। एसिडिक कंडीशन में अगर पॉजिटिव है तो भाई मूवमेंट किसकी तरफ शो करेगा, ये कैथोड की तरफ मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर एल्केलाइन सिचुएशन है और एल्केलाइन सिचुएशन होने पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज होने के बाद ये मूवमेंट कहाँ करेगा, एनोड की तरफ। और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यही बात बोली हुई है कि बस ध्यान रखना है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ध्यान दें कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए जो मॉलिक्यूल कैथोड की तरफ आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज वाला अट्रैक्ट होगा। और जो एनोड की तरफ जाएगा वो कौन सा जाएगा, नेगेटिव वाला। तो भाई नेगेटिव वाले जो हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और जो हमारे पॉजिटिव वाले हैं वो कैथोड की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है किसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसी तरह से जैसे कि जो भी हमारी प्रोटीन्स हैं, जैसे आप सबको पता है कि प्रोटीन्स के ऊपर भाई अमीनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। तो अमीनो ग्रुप की वजह से जो चार्ज है वो पॉजिटिव चलता है और कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से चार्ज कैसा चलता है, नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा एम्फोटेरिक नेचर शो कर देती हैं। जो भी रेट ऑफ माइग्रेशन है आयंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कुछ एक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वो कंडीशंस हैं नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, कि नेट चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर कितना है, साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल, शेप कैसी है, साइज कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग आप अप्लाई कर रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, जो भी सपोर्टिंग मीडियम आपने यूज़ किया है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान उस टेम्परेचर का इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आप प्लीज़ ध्यान रखें कि जो भी रेट ऑफ माइग्रेशन होता है आयंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कुछ एक पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि नेट चार्ज कैसा है, साइज़ कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा दिया जा रहा है, सपोर्टिंग मीडियम की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, और जो भी आप ऑपरेशन फॉलो कर रहे हैं उस वक्त पे आप कितना टेम्परेचर इलेक्ट्रोफोरेसिस को दे रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आपके किस में आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट करते हुए बता दूं, जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी मोबिलिटी। अब मोबिलिटी है, कोई भी पार्टिकल है, आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं
तो जो भी उस पार्टिकल की मूवमेंट होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किन दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो इसके ऊपर चार्ज कितना है और दूसरा इसके ऊपर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट कितना लग रहा है, ड्रैग फोर्स कितनी लग रही है। उसके अलावा हमने जैसे कि बात की है कि साइज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। छोटा साइज़ होगा फास्ट मूवमेंट होगी, बड़ा साइज़ होगा मूवमेंट कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो साइज़ और शेप जो भी है पार्टिकल की वो भी उसकी वेलोसिटी को डिपेंड करती है। भाई कोई भारी व्यक्ति है, कोई हैवी वेट वाला है तो वो कम दौड़ेगा ना, धीरे दौड़ेगा, और अगर कोई दुबला पतला है, स्लिम है, तो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर क्या डिस्कस किया गया है, मोबिलिटी। इसी तरह से जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि ये हमारा नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, और पावर सोर्स जो है वो हम दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जेल प्लेट है और उस जेल प्लेट में हमने जेल को स्प्रेड किया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर है, और जो भी मिक्सचर को हम जब ऐड करते हैं तो मिक्सचर वेल्स बने होते हैं, उन वेल्स में मिक्सचर को डाउनलोड किया जाता है, अपलोड किया जाता है। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे और पावर सप्लाई को आप ऑन करते हैं, पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद मूवमेंट्स शो होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं भाई वो सबसे पहले आए हुए हैं, और जो बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल नज़दीक हुई है। मतलब कि जितना स्मॉल साइज़ का होगा वो उतना दूर जाएगा, और जितना लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल होगा, भारी मॉलिक्यूल होगा, वो अपनी मूवमेंट उतनी नज़दीक शो करेगा। तो यही बात हम बार बार आपको समझा रहे हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ साइज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल के साइज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखते हैं। जैसा कि अभी हमने बता ही दिया कि जब भी एक चार्ज मॉलिक्यूल आप रखते हो तो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये इसके चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी। बाकी यहाँ पर बताया हुआ है कि जो भी फोर्स पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो चार्ज कितना लेके जा रहा है। जब भी आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो जो पार्टिकल है वो अपनी मूवमेंट शो कर देगा, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो एक अपोजिट फोर्स जो है वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करती है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, फ्रिक्शनल फोर्स, या फिर उसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम में देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताई हुई है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया हुआ है, लेकिन इसके अपोजिट एक फोर्स और लगाई जा रही है। इस फोर्स को आप क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स, या फिर इसको रिटार्डेशन फोर्स बोलते हैं। जैसे आप सबको ये बात तो पता ही है कि जब भी हम मूवमेंट शो करते हैं, चलते हैं, तो हमें एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा भाई तो हमारी मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये कॉन्सेप्ट वैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। इसी तरह से पीएच की बात करते हैं कि पीएच का किसी भी मॉलिक्यूल की मूवमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि अगर हम आपसे बात करें कि जो भी कुछ एक मॉलिक्यूल होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक मतलब जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होता है, तो एक्चुअल में वो हम किस तरह से वो जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम किस तरह से जो चार्ज के बेसिस पर, पीएच के बेसिस पर किस तरह से हम उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर ओवरऑल नेट चार्ज कैसा हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, मतलब कि जैसे कि ज्विटर आयन होता है, तो ज्विटर आयन में भाई पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, आप सबको पता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, तो ये मूवमेंट कहाँ शो करेगा, इसकी तो मोबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये जो पार्टिकल है ना तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना नेगेटिव की तरफ, इसकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, बीच में ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो जो भी मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके चार्ज के ऊपर, और चार्ज जो है जिसका कि मेन इफेक्ट जो है वो पीएच ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब पीएच को हम कई बार मेंटेन किया जाता है बफर का इस्तेमाल करके, डिफरेंट बफर्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो पीएच है सॉल्वेंट का उसको मेंटेन किया जा सके। तो पीएच का बहुत इफेक्ट पड़ता है, हम डिफरेंट पीएच के लिए डिफरेंट बफर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह से कौन कौन से इफेक्ट, वैसे तो मैंने आपको ये स्लाइड में बता ही दिया है
कि जो भी इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी होती है कुछ इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि किसी भी पार्टिकल का चार्ज कैसा है, चार्ज की डेंसिटी कितनी है, भाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है, शेप कैसी है, मतलब कि प्राइमरी है प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, कैसा शेप है। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप सोल्यूशन का पीएच कितना रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी दे रहे हैं, सॉल्यूशन की विस्कोसिटी कैसी है, और जो भी टेम्परेचर है वो आप कितना मेंटेन कर रहे हैं। तो इन सारे इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है। तो प्लीज़ इन फैक्टर्स को आप थोड़ा ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह से अब हम बात करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब कि इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट किस चीज़ की बनी होती है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है या इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट है वो जिस कंपोनेंट का बना होता है उस कंपोनेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें लगता है इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर लगता है। तो जो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर जिसमें कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाती है भाई उसको इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन का भी हो सकता है और वो सिंपल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन का भी हो सकता है और सिंपल हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। दूसरा डिपेंड करता है कि जो आप पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी है वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी आप यहाँ पे जेल लेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे, उस जेल में कितना इलेक्ट्रिक पावर जो है वो आप उसको सप्लाई करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल मूवमेंट शो करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है बफर सोल्यूशन। कौन सा बफर, जेल कास्टिंग कर रहे हैं उस वक्त पे बफर कौन सा है, जब मूवमेंट हो रही है उस वक्त पे बफर कैसा है, या फिर आप जब सैंपल को लोड कर रहे हैं उस वक्त बफर आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई। सपोर्टिंग मीडियम, तो जो भी सपोर्टिंग मीडियम है जब हम एक्चुअली सेपरेशन कर रहे होते हैं, भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद मॉलिक्यूल को अलग भी तो करना है, तो उस वक्त पे हमें सपोर्टिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सपोर्टिंग मीडियम है ये इंश्योर करता है कि हम किस तरह से अच्छे ढंग से सेपरेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कौन कौन से बेसिक आपको यहाँ पे बताए गए, इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर, साथ में पावर सप्लाई, बफर सोल्यूशन, साथ में सपोर्ट मीडियम। थोड़ा थोड़ा हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं ये एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आपको यहाँ पे 2 रिजर्वायर नज़र आएंगे जिसमें बफर भरा होगा। तो ये देखो यहाँ पर हमने बफर और यहाँ पर भी हमने बफर जो है उसको ऐड ऑन किया है। तो ये क्या है, हमारे बफर सोल्यूशन चैम्बर्स। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमने पावर सप्लाई जो है वो उसको लिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पॉजिटिव है, एनोड है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, कैथोड है, और हमने इनको पावर सप्लाई के थ्रू क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, यहाँ पे क्लॉथ विक लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने सेपरेशन वेल्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे हम जो भी सैंपल है उसको लोड करेंगे और जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो जो भी चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो अपने अपने साइज़ या अपने अपने चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेशन शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कन्वेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम जो है वो दिया जा रहा है जिसमें कि बफर रिजर्वायर, पावर सप्लाई इलेक्ट्रोड्स और सेपरेशन मीडियम जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, पावर सप्लाई जो है वो डिपेंड करता है भाई कि कांस्टेंट चाहिए कि वो आपको पल्स फॉर्म में अप्लाई करें। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं ताकि जो चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो मूवमेंट शो करें, तो ये वोल्टेज जो है वो कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हमें कांस्टेंट डिलीवरी रिक्वायरमेंट है या फिर हम जो पल्स पावर है मतलब कि उसको भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि ये पावर सप्लाई जो है वो आपको, और इसमें प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो दी जाती है। इसी तरह से बफर, तो जैसा कि कौन कौन से बफर इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है
कि जो भी आप बफर इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं उसके दो इम्पॉर्टेंट पर्पस हैं। जो भी आप बफर यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसके बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। क्या पर्पस है? एक तो बफर है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाएगा। जो हमारा बफर है उसका क्या काम होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कैरी करके लेके जाएगा। दूसरा, वो पीएच जो है, उस पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो भी पीएच है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, बफर करता है। तो बफर का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाना और साथ में जो भी पीएच है उसको मेंटेन करना। ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। और ये जो भी हैं ये किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि चार्ज किस तरह से है, आयनाइजेशन सोल्यूट की कितनी हुई है, और जो भी इलेक्ट्रोड हैं वो टुवर्ड्स विच द सोल्यूट विल माइग्रेट, किस इलेक्ट्रोड की तरफ जो सोल्यूट है वो हमारा माइग्रेट करेगा। ये पॉइंट वैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो जो भी बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ होती है वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, वो डिटरमिन करती है कि जो भी थिकनेस है, आयनिक क्लाउड की थिकनेस कितनी है। बफर की आयनिक स्ट्रेंथ किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि थिकनेस, आयनिक क्लाउड की थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर बफर की आयोनिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो बस आपने होल स्लाइड से दो ही पॉइंट यहाँ पे मेन लेने हैं कि जो बफर होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाता है और दूसरा पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। कौन कौन से बफर हैं जो ज़्यादातर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो बफर यूज़ होते हैं और साथ में पीएच वैल्यूज़ भी आपको दी हैं। फॉस्फेट बफर यूज़ कर सकते हैं जिसका पीएच 7 के अराउंड है। ट्रिस बोरेट EDTA बफर यूज़ कर सकते हैं जिसका पीएच 8 के अराउंड है। ट्रिस एसीटेट EDTA बफर TAE यूज़ कर सकते हैं जिसका अबव 8 है। ट्रिस ग्लाइसिन बफर आप TG यूज़ कर सकते हैं जिसका मोर देन 8.5 है। या TCE ट्रिस सिट्रेट EDTA बफर आप यूज़ कर सकते हैं जिसका 7 pH होता है। या आप ट्रिस EDTA बफर TE यूज़ कर सकते हैं जिसका 8 के अराउंड pH है। TME आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिस मैलिक एसिड EDTA बफर जिसका कि अराउंड कितना दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा है 7.5 के अराउंड दिख रहा है। इसके अलावा आप लिथियम बोरेट बफर का यूज़ कर सकते हैं जिसका pH 8.6 है। तो ये जो आपको टेबल यहाँ पे बताया जा रहा है, इस टेबल में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से बफर्स, जैसे TBE है, ये TAE है, TG है, TCE है, TE है, TME है या फिर LB है। लॉट ऑफ बफर्स हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर इनकी जो भी pH वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे डिस्कस करके दी हुई हैं। इसी तरह से सपोर्टिंग मीडियम की बात करते हैं। तो जो भी सपोर्टिंग मीडियम है, जो भी मैट्रिक्स में, जो कि प्रोटीन की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो भी सपोर्टिंग मीडियम है वो एक मैट्रिक्स होता है और हम जो प्रोटीन है उनकी सेपरेशन जो है वो करवाई जाती है। तो डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग मीडियम जो है उनको यूज़ किया जाता है। वो स्लैब फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर कैपिलरी फॉर्म में भी हो सकते हैं। और जब भी सेपरेशन होती है, उस सेपरेशन का जो बेसिस होता है वो चार्ज बाई मास रेशियो के हिसाब से जो वो किया जाता है और डिपेंड करता है कि जो भी आपने मीडियम रखा है उसका पोर साइज़ कितना है। क्लियर? जो भी मीडियम है उसका पोर साइज़ कितना है और जो भी मॉलिक्यूलर साइज़ है प्रोटीन का वो कितना है। तो भाई जस्ट सपोर्टिंग मीडियम का काम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से जो भी सपोर्टिंग मीडियम आप यूज़ कर रहे हो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको आइडिया में होनी चाहिए। सपोर्टिंग मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है, केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए, इनर्ट। अवेलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, इसमें हाई होनी चाहिए। इसकी खुद की जो एडजॉर्प्टिविटी है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जो इसका सीविंग इफेक्ट है, पोर साइज़ है, वो डिज़ायरेबल होना चाहिए। पोरोसिटी, पोर का साइज़ कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोएंडोस्मोसिस नहीं होनी चाहिए इसमें। जो भी सपोर्टिंग मीडियम है उसकी रिजिडिटी जो है मॉडरेट टू हाई होना चाहिए। प्रिजर्वेशन आप आसानी से कर सको, फिजिबल होनी चाहिए। टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, जो भी आप सपोर्टिंग मीडियम ले रहे हों उसकी टॉक्सिसिटी लो होनी चाहिए। और प्रेपरेशन जो है सपोर्टिंग मीडियम का कैसा होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता हो। तो जैसा कि अभी तक जो भी हमने कंटेंट यहाँ पे पढ़ा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लिया है।
प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने जो भी बेसिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस के या इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट के या इंस्ट्रूमेंटेशन के, वो सारे कंपोनेंट्स जो है वो हमने यहाँ पे बता दिए कि किस तरह से इसमें इलेक्ट्रोफोरेटिक चेम्बर लगता है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई लगती है, बफर सॉल्यूशन लगते हैं और जो सपोर्ट मीडियम है वो किस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना ही कंटेंट यहाँ पे स्टडी किया है। जैसा कि आप इस डायग्राम में इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, जैसा ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं कि यहाँ पे आपको जैसा कि क्या क्या नज़र आ रहा है भाई, आपको नज़र आ रही है पावर सप्लाई है, ये ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड वो यहाँ पे अटैच्ड हैं। आपको यहाँ पे जेल प्लेट जो है वो नज़र आ रही है, साथ में ये साइड में प्रॉपर चैम्बर नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको वेल्स नज़र आ रहे हैं, इन वेल्स में हम सैंपल को लोड करेंगे और जैसे ही पावर सप्लाई देंगे तो अपने साइज़ या चार्ज बाई मास रेशियो के हिसाब से यहाँ पे क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे। साथ में आपको ये पिपेट भी यहाँ पे नज़र आ रही है और ये जो भी सैंपल हैं ये यहाँ पर हम ले सकते हैं। इसी तरह से जैसा कि आपको ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक और डायग्राम यहाँ पर बताई गई है, आप देख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। किस तरह से कैथोड और एनोड, और यहाँ पर हमने क्या किया है, बफर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी बफर है, यहाँ पे भी बफर है और ये पूरा प्लास्टिक का फ्रेम बना होता है और यहाँ पे ये आपको कॉम प्लेट या वेल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जेल भरा हुआ है, जो भी आप सैंपल है वो इस पिपेट के थ्रू इस वेल में लोड करेंगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करेंगे तो जो भी बैंड्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये भी आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा कि अभी मैंने बता दिया कि भाई वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। ठीक है जी, वर्टिकल कुछ इस तरह का है और हॉरिजॉन्टल जो है वो कुछ इस तरह का है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर हम पॉली एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं तो वर्टिकल चैम्बर यूज़ होता है, और अगर हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं तो एगारोस में हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि डीएनए आरएनए की सेपरेशन के लिए होता है, जबकि पेज पर्टिकुलरली प्रोटीन की सेपरेशन के लिए होता है। तो एक बार फिर से बता दूं कि जो वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो पेज में प्रोटीन की सेपरेशन के लिए यूज़ कर लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग करवानी है या डीएनए आरएनए की सेपरेशन करनी है तो हम हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि कौन कौन सी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ा ध्यान से देखना है कि एक तो होती है हमारे पास जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास आता है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस, साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हम ज़्यादातर जैसे पेप्टाइड्स हैं या अमीनो एसिड हैं उनकी सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पेप्टाइड या अमीनो एसिड की सेपरेशन के लिए जो अप्लाई की जाती है उसको हम बोलते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी तरह से थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम जैसे कि स्टार्च जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो फॉलो करते हैं। इसमें से कुछ हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। सबसे पहले क्या हो गया, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस और साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा कौन कौन टाइप हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के, जैसे कि आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है, पेप्टाइड मैपिंग है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग या इम्यूनोस्टेनिंग है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी सेपरेशन के लिए होती है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, साथ में हमारा आता है पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और साथ में आता है आइसोटेकोफोरेसिस। आइसोटेकोफोरेसिस हालांकि इतना ज़्यादा हम यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम 2-3 टाइप का ही इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जैसा कि अभी मैं यहीं पर इसको रिस्ट्रिक्ट करूं
अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो हम इसका सेकंड लेक्चर जो है, सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर देंगे। तो अभी तक आपने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं। हमने इसमें डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वो हमने डिस्कस कर दिया है अच्छे ढंग से। साथ में अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वो हमने एक्सप्लेन कर दिए। मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल हमने इसमें डिस्कस किया है, जो भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हैं वो क्लासिफिकेशन डिस्कस कर दी है, और बाकी का जो कंटेंट है वो हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट 1 में सिर्फ इतनी बातों को डिस्कस कर पाए हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो हम उसके बाद अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी इंक्वायरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।